जय माता की। हिंदी का तन, हिंदी का मन, सब कुछ हिंदी मेरा परिचय। कविवर पंडित ललित कुमार वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को मैं हिंदी को समर्पित करते हुए मैं पुनीत वाजपेयी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार वाजपेयी एवं वाणी के अधीश्वर उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों की इस नव सोच ने भारत के विकसित स्वरूप को आज विद्यार्थियों की तरफ उन्मुख किया है। आज मैं इस दूरभाषी क्लास के माध्यम से आपको हिंदी विषय के बारे में जानकारी दूंगा। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में मुख्यतः 3 किताबें शामिल की गई हैं, जिसमें प्रथम किताब आरोह भाग 2, द्वितीय वितान भाग 2 और तृतीय एनसीईआरटी का अनूठा अभिनव प्रयोग कौशल को विकसित करने का अभिव्यक्ति माध्यम। इन तीनों ही किताबों में हिंदी के सौंदर्य को बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। प्रथम किताब आरोह भाग 2 गद्य और पद्य का सामंजस्य लिए हुए अनूठे नव प्रयोगों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। द्वितीय किताब वितान भाग 2 अभिनव कहानियों का संग्रह है। जिंदगी के नैतिक मूल्यों को कैसे समझा जाता है, निभाया जाता है और कैसे उन पर चलकर जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है, इस किताब में बताया गया है। तृतीय किताब अभिव्यक्ति माध्यम एनसीईआरटी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रयोग है। व्यक्ति समाज में हमेशा कुछ न कुछ जानने के लिए अग्रसित रहता है, रोजगार पाने के लिए लालायित रहता है, परंतु एनसीईआरटी रोजगार नहीं स्वरोजगार की बात करते हुए एक अभिनव प्रयोग इस मंदी के दौर में अभिव्यक्ति माध्यम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज सर्वप्रथम हिंदी की कहानियों से संकलित किताब वितान भाग 2, जिसमें 4 पाठ शामिल किए गए हैं, में से प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग, जिसके की लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी बहुत सौंदर्य भरी है। अभिव्यक्ति माध्यम कहानी बड़ी सौंदर्य, कहानी बड़ी अनूठी है। पीढ़ियों का अंतराल बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। नए और पुराने का सामंजस्य इस पाठ का सौंदर्य है। इस कहानी में मुख्य किरदार यशोधर बाबू हैं, उनके सह किरदार किसनदा हैं, यशोधर बाबू की पत्नी हैं, 2 बच्चे, 1 बेटी है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी, यशोधर बाबू और किसनदा पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। पुरानी सोच जो नए को अपने अंदर समाहित नहीं करना चाहती है, उसके परिचायक हैं, जबकि उनकी पत्नी, दोनों बच्चे और बेटी नए जमाने के एक सौंदर्य को, एक नई आभा को लेकर आने वाले परिचायक हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन यशोधर बाबू ऑफिस में अपने बैठे हुए थे
रिटायरमेंट का समय आ चुका था उनका चपरासी उनके पास आया और बोला उनसे कि आज आपकी 25वीं सालगिरह है, शादी की वर्षगांठ है 25वीं, तो आज आप हम सबको दावत दीजिए। यशोधर बाबू क्योंकि पुरानी सोच के व्यक्ति थे तो वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं किया करते थे और कुछ कंजूस प्रकृति के भी थे। उन्होंने पहले बहुत टाला, लेकिन उनका जो अधिकारी था जब उन्होंने आकर उनसे कहा कि नहीं, आज आपको पार्टी तो देनी ही पड़ेगी, तो बहुत अनुनय विनय के बाद उन्होंने 10 रुपए निकालकर कर्मचारी को दिए और कहा कि जाकर सबको चाय पिला दे और कोई आगे कुछ मांगे उससे पहले ही वो चुपचाप अपने दफ्तर से निकल गए। इस बीच में उनकी इस सोच को सबसे ज्यादा बलवित किया वो थे किसनदा वो व्यक्ति थे जिन्होंने यशोधर बाबू को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि यशोधर बाबू ग्रामीण अंचल के गरीब परिवार के थे। वो यशोधर बाबू के साथ किसनदा के साथ रहते थे और किसनदा के साथ रहकर ही उन्होंने पढ़ाई की। किसनदा ने शादी नहीं की थी, वो अकेले रहते थे। सोच में उनके यही था कि सब कुछ बेकार है, हम लोगों को पुराने को ही अपनाना चाहिए, हमारा पुराना ही सब कुछ अच्छा है, नया तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा। वो शादी के भी खिलाफ थे, लेकिन यशोधर बाबू की शादी हुई। किसनदा हमेशा उनसे इस तरह की बातें किया करते थे, जो कि जब यशोधर बाबू अपने घर बताया करते थे तो उनके पत्नी और बच्चे उसे स्वीकार नहीं करते थे और गुस्सा होते थे। यशोधर बाबू के 2 बच्चे बहुत योग्य थे। एक बच्चा तैयारी कर रहा था एलाइट सर्विसेज की और उसमें सफलता प्राप्त कर भी पुनः तैयारी कर रहा था उच्च सेवा को प्राप्त करने के लिए। दूसरा बच्चा जो कि एक विज्ञापन कंपनी में लग गया था, अच्छी सैलरी पाता था तथा वहां उसको अलग से उसका पारिश्रमिक भी मिलता था, जिस कारण वो अच्छा कमा लेता था। और जो लड़की थी वो डॉक्टरी की अच्छी पढ़ाई कर रही थी। बच्चे जो थे उन आजकल के नए परिधानों को पहना करते थे। लड़की जिस प्रकार के आज के बच्चे लड़कियां पहनती हैं कपड़े पहना करती थी, जो यशोधर बाबू को बहुत बुरे लगते थे। वो अपनी पत्नी से कई बार इस बात को कहते थे तो पुरानी उनकी पत्नी कहती थी कि तुम तो बेकार की बात किया करते हो, हमारे बच्चे सही हैं। तो वो उनका एक तकिया कलाम इसमें बहुत प्रयोग किया गया है, सम हाउ इम्प्रॉपर, यानी उन्हें वो सब ठीक नहीं लगता था और गुस्से से वो वहां से चले जाते। अचानक एक दिन उन्हें पता लगा तो उनके जो किसनदा हैं वो रिटायर होने के बाद गांव चले गए थे और जब वो उनको ढूंढते हुए उनके पास गए तो उन्हें पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और गांव वालों से जब उन्होंने उनके बारे में पूछा तो गांव वाले में कोई भी उसका जवाब नहीं दिया उनके बारे में। सब यही सोचते रहे, उनसे कहते रहे जो हुआ होगा। उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ, कैसे खत्म हो गए, तो गांव वाले, क्योंकि किसनदा सामाजिक नहीं थे, शादी की नहीं थी, परिवार था नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल समाज से कट के रहता है तो उसके लिए यही शब्द प्रयोग हुआ कि जो हुआ होगा। यानी किसनदा नहीं रहे। यशोधर बाबू बड़े दुखी हुए। वो पुरानी सोच के थे तो वो परिवार को उसी तरीके से चलाते थे। परिवार में खर्चे जो थे, कहीं शादी ब्याह हो रही थी, पत्नी रोकती थी कि मत जाओ, बेकार का खर्चा, इतने दूर के रिश्ते हम नहीं चला सकते, लेकिन वो तब भी जाया करते थे। बहुत ज्यादा पत्नी और उनमें मतभेद चला करते थे, वो बहुत परेशान भी रहते थे। पत्नी उनसे कहती थी कि आप रिटायर हो जाओगे तो मकान एक खरीद लेते हैं जिसमें कि हम उसमें रहेंगे। तो वो कहते थे कि हम क्यों बेफजूल खर्ची करें, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मेरा ही कोई लड़का ये सेलेक्ट हो जाएगा तो हम इसी सरकारी घर में रहेंगे, हमको नए घर को लेने की क्या आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार की सोच जो है वो यशोधर बाबू की थी। एक दिन जब मैं फिर से कहानी में वापस वहां लौटता हूँ, जिस दिन उनकी शादी की वर्षगांठ थी, वो घर के लिए निकले और जानते हैं कि वो उनको मालूम था कि आज घर में पार्टी मनाई जा रही है जो कि उन्हें अच्छी नहीं लगती थी।
तो वो धीमे धीमे बहुत पैदल पैदल, घर ज्यादा दूर नहीं था ऑफिस से, लेकिन फिर भी बहुत पैदल पैदल धीमे धीमे अपने घर की तरफ गए और घर के पास जाकर झाड़ियों में से झांक कर देख रहे थे कि उनका बेटा, एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी थी, उसमें कोई व्यक्ति बैठ रहे थे और बेटे उसको उनका विदा कर रहा था। जब वो गाड़ी चली गई तब वो बड़े निश्चिंत होकर बहुत देर बाद घर में घुसे तो सब बच्चे वगैरह सब चिल्लाए कि पापा आज के दिन भी आपको इतनी देर आने की जरूरत थी, आज तो इतना बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कौन सा बड़ा दिन है, अरे हमारे वक्त तो बड़ा अच्छा सा तरीका था, घर में टीका करके पूजा होती थी, मिष्ठान खिलाया जाता था, भगवान की पूजा होती थी, ये चीजें जो तुम कर रहे हो मुझे अच्छी नहीं लगती, समहाउ इम्प्रॉपर हैं ये। तो उनकी पत्नी ने डांटा कि अरे बच्चों के मन का है, कर लिया करो। तो बोले बच्चे बोलने उनसे, उन बच्चों ने उनसे कहा कि पापा आओ केक काटो। बोले मैं केक नहीं काटूंगा क्योंकि इसमें अंडा पड़ा होता है। बोले मैं नहीं पापा, काटना पड़ेगा। बोले अच्छा ऐसा है तो पहले मैं संध्या वंदन कराऊं। संध्या का मतलब होता है शाम की जो पूजा की जाती है उसे संध्या वंदन कहा जाता है। तो संध्या वंदन के बहाने बच्चों ने कहा अच्छा जाओ संध्या वंदन कराओ फिर केक काटेंगे, लेकिन पापा जल्दी आना। रोज संध्या वंदन उनकी 5 मिनट में खत्म हो जाती थी। उस दिन संध्या वंदन उनकी आधे घंटे तक चलती रही। बार बार बच्चे पत्नी आते थे, चिल्लाते थे कि आज कितनी लंबी पूजा कर रहे हो, वो जानबूझ के करते रहे। जब उन्हें ये लगा कि अब नीचे से आवाज आनी बंद हो गई तो वो पुनः नीचे की तरफ आए, देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सबने उनको बुलाया, सबने खुशी का इजहार की, सबने अपने पिताजी को, उसके बच्चों ने चरण स्पर्श किए, बच्चों ने बधाई दी, खूब आनंद हुआ। उसके बाद उनसे जबरदस्ती केक भी कटवाया गया। उसके बाद उनकी बिटिया ने उन्हें एक ओवरकोट गिफ्ट में दिया। तो उन्होंने पूछा बेटा ये क्या है, तो बोले बापू इसे खोल के देखो। उन्होंने जब खोला तो उसमें ओवरकोट निकला। ओवरकोट आप लोग समझते होंगे कि जो जाड़े के दिनों में कपड़ों के ऊपर पहनकर चला जाता गरम, उसको कहा जाता ओवरकोट। तो वो कोट पहन दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने मुझे क्यों दिया, मेरे पास तो कपड़े हैं, ये फिजूल खर्ची समहाउ इम्प्रॉपर है, मुझे समझ में नहीं आती, तुम क्यों इतना फिजूल में खर्ची करते हो। तो बोले नहीं पापा ये हमने इसलिए दिया है कि आप जब दूध और सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो आपके कपड़े बड़े गंदे होते हैं और आप इसको पहन के जाओगे तो अच्छा लगेगा। एक उनके हृदय को धक्का लगा। पहले तो खुशी हुई कि बच्चों ने कुछ दिया, लेकिन धक्का लगा। बोले नालायक इतने हैं, आज भी यही बात सोच रहे हैं कि मैं दूध और सब्जी लेके आऊं। ये नहीं कह सकते थे बापू आप आराम करना, अब से घर के सारे कामकाज हम करेंगे। ये सोचते हुए यशोधर बाबू परेशान होकर और बड़े व्यथित होकर अपने वापस कमरे में चले गए। इस प्रकार से इस कहानी का ये कहानी संपूर्ण होती है। इस कहानी में पीढ़ियों का अंतराल बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति पुराने को छोड़ना नहीं चाहता और नए को अपनाना नहीं चाहता। नए लोग पुराने को और नए को सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। यशोधर बाबू किशनदा पुराने के परिचायक हैं और बाकी लोग नए के आगमन का स्वागत करते हैं। कहानी इस प्रकार से समाप्त होती। कहानी के अंत में मैं इन 4 पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो संपूर्ण कहानी का निचोड़ प्राप्त करता है और कहानी के सार तत्व को आपके सामने प्रस्तुत करता है। ये पंक्तियां भी पंडित ललित कुमार वाजपेयी जी द्वारा लिखित में हैं और जो कुछ इस प्रकार हैं। जब तक अतीत के साथ चला, जब तक अतीत के साथ चला, युग हमें अकेला छोड़ चला। जब तक अतीत के साथ चला, युग हमें अकेला छोड़ चला। जब युग के साथ चला मैं भी, जब युग के साथ चला मैं भी, तब युग भी मेरे साथ चला, तब युग भी मेरे साथ चला। प्रणाम।